ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤਬਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੈ ਜਾਨ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਵਾ ਕਰੋ ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਕੀ ਕਰੀਏ ਇਹ ਜਾਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਤੰਗ ਪੈ ਗਏ ਹੋ ਨਾ ਪੀਆ ਕਰੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਤੇ ਹੈ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿਤਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਪੀ रहे हैं ना तीन देर पर जल्दी जान छूटे यार ओए होए होए नहीं नज़ीर वीडियो आपने देखी वीडियो पर तबसरा करने से पहले हातम ताई के बेटे शहजादा खान पेनक्यू इसके मुतल्लिक हमने पढ़ा था गालिबन 8वीं क्लास में पढ़ा था गालिबन 7th में पढ़ा था तो मुझे आज तक वो वाक़या याद है हमारे उस्ताद मोहतरम ने हमें पढ़ाया था कि शहजादा खान पेनक्यू जो है हातम ताई उसका वालिद एक मरतबा उसे मंदिर लेकर गया और कहने लगा उस्ताद मोहतरम मेरे इस बेटे को एक अच्छा हुक्मरान बनने के गुर सिखाए एक अच्छा हुक्मरान बनने की तालीम दे शहजादा खान पेनक्यू जो था उससे उस्ताद ने पूछा कि क्या आप एक अच्छे हुक्मरान बनना चाहते हैं उन्होंने कहा जी बनना चाहते हैं तो उस्ताद ने कहा कि मैं आपको कुछ आवाज़ों का तायीन करने का टारगेट दूंगा तो आप उस टारगेट को अचीव कर लेंगे तो उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि क्या आप एक अच्छा हाकिम बनने के अहल हैं या नहीं। नज़रीन उस्ताद ने शहजादे को भेज दिया जंगल और कहा कि आप जाएं आवाज़ों का तायीन करें आवाज़ें सुनें और मुझे आकर बताएं कि कौन कौन सी आवाज़ें आपने सुनी हैं। नज़रीन शहजादा खान पेनक्यू जंगल चला गया जंगल जाके मोटी मोटी आवाज़ें जो उससे सुनाई दी जाने लगी आसानी से वो आवाज़ें उनका तायीन करके वापस आया और अपने उस्ताद को बताया उस्ताद मोहतरम आज मैंने चिड़ियों का चहचहाना आज मैंने शेर का गुर्राना और जो जो मोटी आवाज़ें उससे सुनाई दी गई उन सारी आवाज़ों के मुतालिक बता दिया गया। नज़रीन फिर क्या हुआ दूसरा दिन आ गया उस्ताद ने कहा अपने शागिर्द को कहा यानी शहजादा खान पेनक्यू को कहा कि एक बार फिर जाएं और मज़ीद गौर करें। अब शहजादा खान पेनक्यू मज़ीद गौर करता है तो मज़ीद गौर करने पर उन्हें पता चलता है कि जो आवाज़ें पहले दिन उन्हें सुनाई गई थी उनमें मज़ीद फ़र्क आ गया और आवाज़ों का तायीन होने लगा और मज़ीद आवाज़ें सुनाई दी जाने लगी। नाज़रीन वापस आए और कहने लगे उस्ताद मोहतरम आज मैंने ये मज़ीद आवाज़ें सुनी। उस्ताद ने कहा दोबारा जाइए वो वापस गए फिर आए उन्होंने कहा आज ये आवाज़ें और सुनी मज़ीद सुनी। अब उस्ताद ने फ़ाइनल जो है राउंड वो उसके मुतालिक बताया कि आज अब से आपका फ़ाइनल है और आप जाएं और मुकम्मल फोकस करके आप सारी की सारी जितनी भी आवाज़ें आपको सुनाई दी जा रही हैं याद दी जाएंगी वो सारी की सारी आवाज़ें जो आपको सुनाई दी जाएंगी वो आपने आके मुझे बतानी। नाज़रीन फ़िक्र कीजिए ये इस बात पर आप फ़िक्र कीजिए और गौर कीजिए कि हमारी सोसाइटी के हाकिम जो अपने आप को मुसलमान भी कहते हैं और दूसरी तरफ वो जो तरबियत याफ्ता हुक्मरान जिनकी तरबियत इस तरह हो जाती है कि फिर वो जब हुक्मरान बनते हैं तो दुनिया पर एक अच्छी हुकूमत करते हैं और दुनिया उन्हें तस्लीम करती है। अब क्या होता है फाइनल राउंड में अब रिज़ल्ट अनाउंस होना है। अब क्या करता है शहजादा खान पेनक्यू ज़मीन के साथ कान लगाता है और महसूस करता है कि घास के उठने की बेकावाज़ है। चिमटी का चलना देखता है तो उसके साथ कान लगाता है उसकी हरकत को महसूस करता है और नतीजा अखज़ करता है कि चिमटी के चलने की बेकावाज़ है। साया जिस तरफ जा रहा होता है बादलों का साया उस साए की तरफ जाता है कान लगाता है और कहता है कि साए के सफ़र की बेकावाज़ है। घास को उठता देखता है तो घास के साथ कान लगाता है कहता है कि घास के उठने की बेकावाज़ है पत्ते के हिलने की बेकावाज़ है। वापस आया
और कहने लगा, उस्ताद मोहतरम, आज मैंने वो आवाज़ें सुनी जो ना सुनाई देने वाली आवाज़ें थी, हत्ता कि उन तमाम आवाज़ों को मैंने सुना जो ना सुनाई देने वाली आवाज़ें थी। अब उस्ताद ने मालूम है क्या कहा? उस्ताद ने कहा, बेटा अब आप एक अच्छा हुक्मरान बनने के काबिल। उस्ताद ने कहा, बेटा जब एक हाकिम हाकमियत पर मुक्तदर तबकात में शामिल हो जाता है, साहिब इक़्तिदार हो जाता है, तो उस पर लाजिम हो जाता है कि अपनी रियाया में उठने वाली उन आवाज़ों को भी सुने जो उस तक नहीं पहुंच सकती, जो ना सुनाई देने वाली हों। जैसा कि गूंगे बोल नहीं सकते लेकिन एक आवाज़ रखते हैं, उनकी भी एक ज़रूरत है। जैसे कि नाबीना देख नहीं सकते लेकिन एक आवाज़ रखते हैं, कि उनकी भी एक ज़रूरत है। नाज़रीन, एक वो तरबियत याफ्ता हुक्मरान और एक हमारे हुक्मरान। आज आप देखें, आपने वीडियो देखी, अब इस वीडियो पर तबसरा करते हैं। मैं गोले जा रहा था, तो गोला की तरफ जाते हुए पैदल रास्ते का इंतखाब किया, तो रास्ते में ये एक साहिबा जो है ये नशा कर रही थी। अब ये नशा लफ्ज़ कहते हुए भी ना दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। ये नशा कर रही थी। मेरे अंदर अब चूँकि तजस्सुस होता है, खोज होती है, चीज़ों को परखना, जानना, उनको एक्सप्लोर करना, उनको फिर डिस्क्राइब करना, ये सारा कुछ जो है अल्लाह ने जिबिल्लत में, खसलत में रख दिया है। ये उसकी मेहरबानी है, तफक्कुर करना और हकीकत को तलाश करना। तो मैं फ़ौरन इन छोटी छोटी चीज़ों पर सेंसिटिव होके इन पर गौर व फिक्र करता हूँ और कुछ ना कुछ नतीजा अख़ज़ करता हूँ, कुछ ना कुछ हकीकत की तरफ अपने आप को ले जाने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने उनसे पूछा, जैसा कि आप वीडियो में देखा आपने और आप देख रहे थे, मैं उनको कह रहा हूँ कि ये जितना आप इसको पी रहे तो ये भी आपको उससे कहीं ज़्यादा पी रहा है। अब वो जवाब में कह रही है कि पीण दे पर जान छुटे मेरी, यानी वो ज़िंदगी से तंग। अब शहर इक़्तिदार के साए में और शहर इक़्तिदार की बगल में कह लीजिए, और शहर इक़्तिदार ही की गोद में कितने ही बेहाल हस्ता हाल लोग, अपनी ज़िंदगियों से मुरझाए हुए लोग नशे की लत में लगे और हमारे हुक्मरानों को गोया के परवाह नहीं। अब शहज़ादा ख़ातम ताई के बेटे शहज़ादा खान पैनक्यों का तरबियत याफ्ता होने के बाद हाकमियत का सफ़र, और एक हमारे जो हुक्मरान हैं जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, जिनके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है। अब वो जो साहिबा थी, मैंने उनसे फिर बाद में वीडियो में तो जो शार्ट वो उनका सेव हुआ, जो महफूज हुआ वीडियो में, वो हिस्सा तो आपने सुना। जो ऑफ द रिकॉर्ड मैंने उनसे बातें की, तो मैंने उनसे फिर पूछा, मैंने उनको समझाया भी, जितनी काउंसलिंग मेरी बसात थी, कर सकता था मैंने की। तो मैंने उनको पूछा कि आप कहाँ से कैसे आई, ये सफ़र, ये गंध का सफ़र जो है, ये कैसे आप इस तक पहुँची और ये सफ़र कैसे तय कर रही हैं और मंजिल क्या है। तो उन्होंने फिर मुझे बताया कसूर के इलाके से उनका ताल्लुक़ है और वो बॉटनी की प्रोफेसर थी, यानी लेक्चरर भर्ती हुई बॉटनी सब्जेक्ट की, उसके बाद फिर वो प्रोफेसरशिप पे जा पहुंची प्रमोट होते होते, और बड़ी काबिल, ज़हीन व फ़तीन। लेकिन क्या एक घरेलू झगड़ा नाचाकी की सूरत अख्तियार कर गया, फिर वो नाचाकी, तलाक और सेपरेशन सारा कुछ हो गया। उसके बाद फिर हालात इतने दिगरगू हो गए कि वो मामला स्ट्रेस में जा पहुंचा, डिप्रेशन में जा पहुंचा। फिर वो माशरे की जो तानों तशनी तल्ख बातें होती हैं वो उन तक जा पहुंचा। फिर वो मामला फिर बुरी संगत और सोबत तक जा पहुंचा, और फिर वो मामला नशे तक जा पहुंचा, और अब मालूम नहीं इसकी ज़िंदगी का मामला कहाँ तक जा पहुँचेगा। नाज़रीन, हमारी सोसाइटी में बेशुमार ऐसे लोग हैं जो काबिल हैं, इस सोसाइटी को चलाने की अहलियत रखते हैं, लेकिन सोसाइटी के पास, रियासत के पास, मुक़्तदिर तबकात के पास क्या कोई ऐसी पॉलिसी है, क्या उनके लिए कोई ऐसी जगह है, क्या कोई ऐसी स्ट्रेटजी है, क्या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है कि उनकी काउंसलिंग की जा सके, उनको इस तरह के गंद से निकाल कर उनको दोबारा ज़िंदगी की रौनक में दाखिल किया जा सके। मेरे ख़्याल से कोई स्ट्रेटजी नहीं है।
یہاں صرف اور صرف اپنے اقتدار کی ہوس ہے اور حرص ہے. ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ میں صاحب اقتدار ہو جاؤں اور میں شاہانہ زندگی گزاروں، اس کے سوا کچھ نہیں. اپنی شاہانہ زندگی کو عوام کی خدمت کا نام دیا گیا. اور یاد رکھیں، میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں اور اکثر یہ سوچتا ہوں کہ عام رعایا کا کسی بھی ریاست میں، کسی بھی اسلامی ریاست میں، عام رعایا سے میرا نہیں خیال کہ کوئی پوچھ گچھ ہو قیامت والے دن. یہ احتساب ہوگا تو صرف صاحب اقتدار کا. عام رعایا کی چوری کا جو جرمانہ ہے وہ بھی ان کو ادا کرنا پڑے گا. عام رعایا کے قتل کا جو جرمانہ ہے، دنیا میں تو آپ سزا دیں گے، قاتل کو سزا دیں گے، لیکن قیامت والے دن یہ سارا کچھ جو ہے آپ کے گلے پڑ جائے گا. سو جو نشے کی لت میں لت پت ہو گیا، جو کسی اور جرم میں مبتلا ہو گیا، جو کسی نفسیاتی بیماری کا شکار ہو کر اس معاشرے کا مجرم بن گیا، مجرم شہری بن گیا، وہ سارے کا سارا اس کو آپ اس دنیا میں سزائیں تو دیں گے، آپ تعین تو کریں گے، آپ عدالتیں تو بنائیں گے، پروسیس سے گزاریں گے، ٹرائل میں ڈالیں گے، اسے انویسٹیگیٹ کریں گے، پکڑ دکڑ کریں گے، جیلوں میں ڈالیں گے، لیکن اس کی زندگی کا سارا جو پس منظر ہے، جو تلخ حقائق ہیں، اس سارے کا سارا مدعا آپ پہ ڈال دیا جائے گا قیامت والے دن. اس کی وجہ صاحب اقتدار پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. سب سے پہلے آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ کیا آپ نے کوئی عذر باقی چھوڑا تھا؟ یہ لوگ جو نشے پر لگ جاتے ہیں، کیوں لگتے ہیں؟ ان کے پاس عذر ہوتا ہے، ذہنی بے چینی کا، کوفت کا، اس کو دور کرنے کی آپ یوں کہہ لیجئے کہ ان کے پاس ایک عذر ہوتا ہے کہ وہ اپنی ذہنی تشفی کر لیں. ان کے پاس عذر ہوتا ہے کہ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، وہ چوری کر لیتے ہیں. ان کے پاس عذر ہوتا ہے کہ ان کے علاج کے پیسے نہیں ہیں، وہ بھیک مانگنا شروع کر دیں. آپ نے عذر چھوڑا تو یہ سارے کام وہ کرنے لگ گئے. ایک عام شہری، اچھا شہری مجرم بن گیا، چور بن گیا، ڈاکو بن گیا. یہ سارا کچھ یہ آپ نے اسے اس کام پر لگا دیا. جب آپ نے لگا دیا اس کام پر، آپ ہی مجرم. جس طرح مدینہ کی اسلامی ریاست میں کوئی عذر باقی نہیں رہا تھا. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں آپ نے کیا کہا کہ دریائے فرات کے کنارے اگر کتا بھی پیاسا یا بھوکا مر گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ عمر ہوگا. تو ایک طرف حقیقت یہ ہے اقتدار کی، اور دوسری طرف آپ کی بغل میں شہر اقتدار میں صاحب اقتدار کی نگاہوں کے نیچے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیے، اس پورے واقعے کو آپ کمپیئر کریں. وہ جو میں نے سنایا شہزادہ خان پینکیو کا معاملہ، حاتم طائی کے بیٹے کا معاملہ، اس تربیت کے پروسیس سے گزار کر ہمارے حکمران کیا تربیت، کیا کچھ. یہاں کسی کی سی وی نہیں بنتی، یہاں کسی کے ڈاکومنٹ نہیں چیک ہوتے، کسی کی کوالیفیکیشن وہ سکروٹی کے پروسیس سے نہیں گزاری جاتی. یہاں پر بس جس ایرے گہرے نتھو خیرے نے ووٹ لے لیے، 4 ووٹ کیا لے لیے، اور اس پر بھی قابض ہو گیا تو وہ اقتدار میں پہنچ جاتا ہے. تو یہ سارے مجرم لوگ ہیں. صاحب اقتدار میں بیٹھا ہر شخص مجرم ہے. وہ کوئی بھی ہو، وہ مجرم ہے اگر اس کی موجودگی میں، اس کے اقتدار میں، اس کی رعایا، اس کی قوم اور وہ جن پر حکومت کرتا ہے، وہ ایک شہری، وہ اگر بھوکا مرتا ہے، نشے میں لگتا ہے، قاتل بنتا ہے، چور ڈاکو بنتا ہے، یہ سارے کے سارے جرم قیامت والے دن ان صاحب اقتدار وزراء کے کھاتے میں اور صدور کے کھاتے میں، وزیر اعظم کے کھاتے میں، ان سب مقتدر حلقوں کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے. ندیم ڈیجیٹل ڈائری دیکھنے کا شکریہ. تھینک یو. سلامت رہے.